हेलो स्टूडेंट्स, मैं राजेंद्र प्रसाद आप सभी का बड़ा भाई, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं इस ताबड़तोड़ मजेदार शानदार सेशन में। तो जल्दी से जुड़ जाइए आप लोग। उसके बाद हम लोग शुरुआत करते हैं सेकंड लेक्चर, जो हमारे चैप्टर का नाम है ओ सदा नीरा। जो एक क्या है, एक निबंध है। जो आपको पता ही है कहां से लिया गया, बोलते क्षण नामक एक निबंध से लिया गया है। और लेखक कौन है, जगदीश चंद्र माथुर जी। आज हमारा ये सेकंड लेक्चर है बेटा, यानी कि फर्स्ट लेक्चर हम लोगों ने पढ़ लिया था, जिसके अंतर्गत हम लोगों ने बेटा देखो 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 देखो, ये आप लोगों के लिए बड़ी खुद को पता होना वीडियो, ठीक है। देखो, बिहार के शिक्षा सचिव बने पीडीएफ आप लोग, हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा। जगदीश चंद्र माथुर जी का हम लोगों ने जीवन परिचय में साहित्यिक उपलब्धियों का उल्लेख हम लोगों ने कर लिया था, है ना। आप लोगों को याद होगा कि 1917 में जन्म होता है, 78 में निधन हो जाता है, याद है। अमेरिका गए थे 1941 आईसीएस की परीक्षा पास करने के बाद में, फिर आते ही बिहार के शिक्षा सचिव बने। लेकिन जन्म कहाँ होता है, यूपी में, शाहजहांपुर यूपी में जन्म होता है, याद रखना। पहली इनके एकांकी क्या है, मेरी बांसुरी, 1936 में प्रकाशन होता है सरस्वती पत्रिका में, याद होगा। 46 में भोर का तारा, 5 एकांकियों का संग्रह, याद है आप लोगों को। फिर कोसापद, कोणार्क, शारदिया, याद है। पहला राजा, दशरथ नंदन। फिर बोलते क्षण नामक निबंध। फिर 2 रेखाचित्र संस्मरण, 10 तस्वीरें, जिन्होंने जीना जाना। ये सब याद रखना है आप लोगों को, ठीक है। क्लियर है। आज का जो सेशन है, फिर हम लोगों ने कुछ इस निबंध से संबंधित कुछ शब्दार्थ, शब्द निधि हम लोगों ने पढ़ा था, याद है। मैंने कहा था ये याद करके लाना, यदि अच्छे से चैप्टर को समझना है तो। ईमानदारी से बताओ, किस किस ने इन शब्दार्थ को एक बार वापस से पढ़ा था। हर बार तो मैंने खुद लिखा, सीधी सी बात है। एफ मिल जाएगी ना, करें पूछा जाता है उसे। आज हम लोग इस निबंध को स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, इस चैप्टर का सारांश, जो हमारे एग्जाम में ज्यों का त्यों पूछा जाता है, उसे हम लोगों को पढ़ना, उसे हम लोगों को समझना है। फिर ये पूरा मूल जो निबंध है, मूल जो चैप्टर है, उसको हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद क्वेश्चन आंसर करेंगे विद एमसीक्यूज। किए थे ना, वेरी गुड, किए थे। यदि शब्दार्थ पढ़ा है तो फिर मुझे नहीं लगता कि चैप्टर समझ में ना आए यार। और डोंट वरी, नहीं भी पढ़ा है तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं हूं ना। पीडीएफ कैसे मिलेगा, अंकित बता दिया बेटा आप लोगों को। कौटिल्य बैच फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है, ऐप ओपन करना, वहां चले जाना, मिल जाएगा। स्कैन दिया हुआ है, स्कैन कर लेना, डायरेक्ट पहुंच जाओगे आप लोग। चलो आ जाइए। आ पाठ का सारांश, यानी इस चैप्टर में क्या लिखा हुआ है, आपसे सीधा सीधा पूछेगा। ओ सदा नीरा, जो हमेशा बहने वाली नदी है, जिसका नाम गंडक नदी, जिसके बारे में यहाँ बताया गया, इसका सारांश लिखिए, ठीक है। तो पाठ का सार, जगदीश चंद्र माथुर द्वारा रचित ओ सदानेरा एक ललित निबंध है, जो गंडक नदी, यानी जो सदानेरा किसे कहते हैं, जिसमें हमेशा पानी बहता रहता है, जिसमें हमेशा पानी रहता है, को केंद्र में रखकर चंपारण क्षेत्र की प्रकृति, इतिहास और संस्कृति का सजीव चित्रण, यानी चंपारण जो क्षेत्र है बिहार का, उसकी प्रकृति का, उसके इतिहास का और उसकी संस्कृति का सजीव, यानी कि उन्होंने आंखों देखा वर्णन यहां पर करते हैं इस चैप्टर में ओ सदा नीरा। इस पाठ का सारांश निम्नलिखित बिंदुओं से समझा जा सकता है। बेटा मैं चैट ऑफ कर रहा हूं, वरना आप लोग एक कमेंट करें ना, हेलो दीदी, हेलो एवरीवन, वरना समझ में नहीं आएगी। दीदी है लिख देना बेटा, ठीक है। मैंने लगा दिया एमसीक्यूज करवाता हूँ, ये तक क्लास होने दो। ओके बेटा, एमसीक्यू सेशन कब होगा, बेटा हो जाएगा। एम सोनू पांडे जब ये चैप्टर फिनिश, आपको पता है ना, प्रत्येक चैप्टर के बाद में मैं एमसीक्यूज करवाता हूँ। और मैंने अब एक सेशन और ऐड कर दिया है, 3 या 4 चैप्टर के बाद मैंने एमसीक्यू सेशन करवा रहा था ना, अब वो आपका एक मैंने लगा दिया एमसीक्यू सेशन अलग से, प्रत्येक चैप्टर के बाद में या 3-4 चैप्टर के बाद में एक एमसीक्यू सेशन मैंने लगवा दिया है, ठीक है। हाँ चलो, हाँ मैं अब ये कमेंट ऑफ कर दे दूं, जिससे आपको समझ में आए। देखो यहाँ पे क्या लिखा, इतना ध्यान रखना, पाठ का सारांश इतना ध्यान रखना, जो ये चैप्टर है ओ सदा नीरा, ये जगदीश चंद्र माथुर जी द्वारा लिखा गया, यह एक ललित निबंध है, जो बोलते क्षण, इसमें ऐड कर दो यहां से, ललित निबंध है, जो जो बोलते क्षण नामक निबंध से लिया गया है। इसमें गंडक नदी जो सदा नीरा है, जो हमेशा बहती है, क्षेत्र में जो चंपारण क्षेत्र है, इसके केंद्र में
इसके केंद्र में जो चंपारण क्षेत्र है उसकी प्रकृति का, उसके इतिहास का, उसकी संस्कृति का सजीव यानी आंखों देखा, लेखक ने जैसा देखा है वैसा का वैसा इस चैप्टर में लिखा है। ऐसे गंगा नदी है, सॉरी गंडक नदी है, और ये है क्षेत्र कौन सा, चंपारण क्षेत्र बिहार का। इस चंपारण क्षेत्र के बिहार के क्या क्या, प्रकृति का, इसके इतिहास का और इसकी संस्कृति का सजीव यानी आंखों देखा वर्णन उन्होंने किया है। अपनी आंखों से जो देखा, रटना नहीं है, समझना है कि ओ सदानेरा बोलते क्षण निबंध से लिया गया, जिसके लेखक कौन है, जगदीश चंद्र माथुर जी हैं। इसमें गंडक नदी के केंद्र में जो स्थित है चंपारण क्षेत्र, उसकी प्रकृति, इतिहास, संस्कृति का आंखों देखा हाल या सजीव चित्रण कवि लेखक ने किया है। अब पहला पॉइंट मैंने क्या बताया, देखो पॉइंट बनाकर लिखोगे तो 100% मार्क्स मिलेंगे। जैसे आपसे पूछा जाए कि इस चैप्टर का सारांश लिखिए, तो पॉइंट बनाना, पैराग्राफ मत लिख देना ऐसे कैसे कहीं तुम पैराग्राफ लिख दो, नहीं। हाँ, अब इसमें से तुम कुछ भूल जाओ, मान लो ये 2-3 लाइनें भूल गए, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा नहीं है कि मैंने एक पॉइंट बनाया इससे संबंधित 8 लाइनें, 8 लाइनों में तुम 8 की 8 जो कि त्यों लिखो, नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। अपने दिमाग से अपनी भाषा में 4-5 लाइनें भी लिख दोगे। तो इतनी लाइनें मैं इसलिए लिखता हूं, ऐसा नहीं पूरा का पूरा तुम्हें जो का त्यों लिखना है, नहीं, वहां फिक्स शब्द देगा, उतने शब्दों में आपको लिखना है। ये इतने इसलिए दिया है कि जब आप इसे याद करते हैं, इसे समझते हैं, इसे लिखते हैं, तो जब एग्जाम में लिखते हो ना, तो ऑटोमेटिक कुछ चीजें आप ऑटोमेटिक भूल जाते हो, पहली बात। दूसरी बात, कुछ अपने मन से भी लिखोगे आप, तो ऐसा नहीं जो का त्यों जितना, हाँ, ये पॉइंट जो का त्यों लिखना है, ऐसे पॉइंट लिख करके ऐसे अनलाइन करना है, ऐसे पॉइंट 2 लगाना है आपको। उसके बाद जो अपने दिमाग से जो मैंने समझाया, जो का त्यों तो लिखना नहीं है, अपने मन से लिखो। जो का त्यों लिखो तो कुछ चीजें आप लोग वैसे भूल जाओगे, वहां पे सब भूलते हैं, आप मैं सब भूलते हैं वहां पे। पहला पॉइंट, गंडक नदी और प्रकृति का बदलता स्वरूप। लेखक गंडक नदी को सदानिरा, सदानिरा क्या होता है, हमेशा जल से भरी रहने वाली, कहकर संबोधित करते हैं। वे बताते हैं कि प्राचीन समय में चंपारण में घने जंगल थे, यानी कि प्राचीन समय में घने जंगल थे। नदी जहां होगी, सीधी सी बात, पेड़ पौधे होंगे, पेड़ पौधे बहुत सारे होंगे तो जंगल भी होगा, जिसके कारण नदियां संयमित रहती थी और बाढ़ इतनी विनाशकारी नहीं होती। संयमित यानी कि मतलब क्या है, बाढ़ नहीं आती थी, अपने हिसाब से वो बहा करती थी। क्यों, जहां पेड़ पौधे होंगे तो उसके पानी को सोख लिया करेंगे, पानी बरसेगा भी तो उसको सोख लेंगे, पेड़ अपनी प्यास बुझा लेंगे, संयमित रहेंगे एक जगह। संयमित आपको भी रहना है, संयमित रहोगे, अच्छे से पढ़ाई होगी, फालतू का झगड़ा नहीं करोगे, फालतू गालियां नहीं सुनोगे, ना गालियां बकोगे किसी को, ना पीटा कूटी क्रोध आएगा आपको भी संयमित रहना है, जैसे गंडक नदी संयमित रहा करती थी। और बाढ़ इतनी विनाशकारी नहीं होती, जब बाढ़ आती तो इतना नुकसान नहीं होता चंपारण क्षेत्र को। क्यों, क्योंकि वो जितने सारे पेड़ थे, जंगल था भयंकर, वो पेड़ उस बाढ़ को रोक लिया करते थे। मानव द्वारा जंगलों की अंधाधुंध कटाई के कारण नदियां अब निर्वर्षण यानी बिना कपड़ों या वृक्षों के आवरण के बिना हो गई हैं, जिससे अब वे वर्षा ऋतु में प्रचंड और विनाशकारी रूप धारण कर लेती हैं। अब आप और हम जैसे लोग नालायक हो गए, सीधी सी बात है। हम अपने फायदों के लिए पेड़ों को काट रहे हैं, पेड़ों को काट कर क्या करें, उनको बेच रहे हैं और अपनी भूख को समाप्त करें। और यदि मान लो आप ये पेड़ नहीं कटते, तो क्या जब बाढ़ आती तो ये विनाशकारी होती, नहीं होती। अब पेड़ काट दिया आपने, एक तो ऑक्सीजन भी नहीं रहा, पहली बात, पहला नुकसान सबसे बड़ा इंसान के पास। दूसरा, अब ये नदी आएगी, बाढ़ आएगी तो सभी घरों को बहा के ले जाएगी, दूसरा सबसे बड़ा नुकसान। फायदा कितना सा, छोटा सा, नुकसान कितना, पूरी जिंदगी समाप्त कर देती है आपकी और आपके बच्चों की। तो लेखक ने यही कहा है कि जब मैं सजीव चित्रण क्या होता है, जैसा लेखक ने देखा है। लेखक कहता है कि गंडक नदी जिसमें हमेशा जल रहा करता था, जिसके कारण चंपारण क्षेत्र के आसपास बहुत सारा जंगल हुआ करता था। देखो, अब मैं देख करके नहीं बोल रहा हूं, ऐसे अपने शब्दों में लिखना है। गंडक नदी का प्रकृति का बदलता हुआ स्वरूप। लेखक ने कहा कि गंडक नदी सदा निरा थी, यानी हमेशा जल रहा करता था, उसके आसपास बहुत सारे पेड़ पौधे हुआ करते, यानी जंगल रहा करता था। जब बहुत तेज बरसात होती तो बाढ़ आती तो वह ज्यादा विनाशकारी नहीं होती थी, क्योंकि वो पेड़ पौधे उस जल को रोक लिया करते थे। लेकिन मानव ने पेड़ों की अंधाधुंध कटाई की, यानी बिना सोचे समझे उनकी कटाई कर दी। अब जैसे ही अब बाढ़ आती है तो प्रचंड विनाशकारी हो जाती, सबको बहा ले जाती है, सबको विनाश में बदल देती है, सबको मार देती है, बहा ले जाती है।
सीधी सी बात, अपने शब्दों में लिखना है, जरूरी नहीं है जो का त्यों आप लिखो, जरूरी नहीं है 10 लाइन है तो 10 ही लिखो, नहीं 4-5 लाइन लिख दो, 1 पॉइंट की काफी है आप लोगों के लिए। ये चित्र नहीं बनाना, कभी तुम चित्र बनाने बैठो। चंपारण का ऐतिहासिक वैभव यानी कि इतिहास वैभव, यानी कौन कौन से राजा महाराजा रहा करते, कैसा शासन था उनका, तो चंपारण का ऐतिहासिक इतिहास यानी वैभव। लेखक यहाँ के इतिहास की चर्चा करते हुए कर्नाट वंश, ऐसे जहां मैंने ये आपको दिख रहा है ना, कुछ अक्षर मैंने मोटे किए हैं यानी कि बोल्ड किया हुआ है, तो आप उसके नीचे अंडरलाइन कर देना, मोटा नहीं करना आपको, सेम पेन से जैसे हैंड राइटिंग वैसे लिखना है और उसके नीचे अंडरलाइन कर देना। अंडरलाइन करोगे तो जो टीचर उस कॉपी को चेक करेगा तो कहेगा हाँ यार बच्चे ने मुख्य मुख्य शब्दों को अंडरलाइन भी किया है, तो उसकी आंखों को आप अपने लेख की ओर आकर्षित कर लेंगे, और आकर्षित जब आपने कर लिया, आराम से बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे, 100% मार्क्स आराम से आएंगे। तो कर्नाट वंश के राजाओं जैसे न्यायदेव और हरि सिंह देव का उल्लेख करते हैं, कर्नाट वंश के राजाओं का उल्लेख करते हैं, जिनका न्यायदेव और हरि सिंह देव जी का उल्लेख करते हैं। कहते हैं कि 1325 ईस्वी में गयासुद्दीन तुगलक के आक्रमण के कारण राजा हरि सिंह देव को नेपाल भागना पड़ा था, यानी कि गयासुद्दीन तुगलक आया था 1350 में, तो हरि सिंह जी कहां भाग गए थे, नेपाल। इसी आक्रमण के दौरान जंगलों को काटकर रास्ते बनाए गए, जिससे वन विनाश की प्रक्रिया शुरू हो गई। ये नालायक कौन आया, गयासुद्दीन तुगलक आया, जिसके कारण हरि सिंह देव, नान्यदेव नहीं, हरि सिंह देव को नेपाल भागना पड़ा। अब गयासुद्दीन तुगलक को आना था चंपारण क्षेत्र में, तो उन्होंने क्या किया, जंगल को काटकर ही अपना रास्ता बनाया था, जिससे पेड़ों की अंधाधुंध कटाई हो गई थी। तो कहने का मतलब क्या है, चंपारण का ऐतिहासिक वैभव में क्या लिखेंगे, कहेंगे कि यहाँ के कर्नाट वंश के राजा नान्यदेव, याद रखना नान्यदेव और हरि सिंह, दो नाम याद रखना, हरि सिंह, ठीक है। लेकिन जब 1350 में गयासुद्दीन तुगलक आया तो हरि सिंह को नेपाल भागना पड़ा। जब गयासुद्दीन तुगलक को चंपारण क्षेत्र में एंट्री करनी थी यानी प्रवेश करना था, तो उसने जंगल की कटाई करके ही चंपारण में क्या किया था, एंट्री की थी। तो इसलिए पेड़ों की अंधाधुंध कटाई प्रक्रिया शुरू हुई थी। विभिन्न संस्कृतियों का संगम, तो पहले हमने क्या बताया, गंडक नदी के बारे में बताया, उसकी प्रकृति, गंडक नदी कारण प्रकृति में कौन कौन से लाभ हुए वो सब हमने बताया। दूसरा ऐतिहासिक वैभव बताया हमने, कौन कौन से राजा रहा करते थे, किस कारण से पेड़ों की अंधाधुंध कटाई हो गई। तीसरा पॉइंट क्या है, विभिन्न संस्कृतियों का संगम। संस्कृति क्या होती है, जैसा हम लोग बोलते हैं, जैसा हम लोग पहनते हैं, जैसा हम लोग कार्य करते हैं, सब किस में आते हैं, संस्कृति में आते हैं। चंपारण की धरती पर समय समय पर कई जातियों का आगमन हुआ, इनमें थारू और दागड़ प्रमुख है, यानी कि बहुत सारी जातियां हैं जिसमें थारू और दागड़ क्या है, धांगड़ क्या है, एक जातियों के नाम ध्यान रखना, ये आगमन हुआ, इनमें से थारू और धांगड़ प्रमुख है। थारू क्या है जाति, ये अपनी अद्भुत गृह कला और सौंदर्य बोध के लिए जाने जाते हैं, यानी कि थारू जो जाति है उसके बाद बहुत सारी गृह कला और सौंदर्य बोध का अद्भुत आश्चर्यचकित करने वाले एक कला थी। उनकी सजावटी टोकरियां, नववधु द्वारा पति के लिए भोजन ले जाने की परंपरा अत्यंत मनोहर। थारू जाति में क्या होते हैं, नवविवाहित जो औरतें होती हैं जो अपने पतियों के लिए खेत में खाना ले जाया करती थी, ये बहुत अच्छी। और दूसरी बात, नई नई टोकरियां बनाना, घर के लिए घर सज्जा, घर को सजाने के लिए नई नई चीजें बनाना, ये सब थारू जाति की बहुत अधिक प्रशंसनीय बात यहां बताई गई है, जो बहुत ही मनोहरकारी है, यानी मन को हरने वाली है। धांगड़ जाति की बात करें, इन्हें 18वीं सदी के अंत में नील की खेती के लिए छोटा नागपुर से लाया गया था, यानी कि धांगड़ जाति को नील की खेती करने के लिए कहां से लाया गया था, नागपुर से लाया गया था। नील की खेती करने के लिए कहां से लाया गया, नागपुर, अंडरलाइन कर देना, 18वीं सदी और नील की खेती। इनका सामाजिक जीवन और सामूहिक नृत्य बहुत उल्लासपूर्ण रहा, यानी सामाजिक जीवन, समाज में इनका रहने वाला जो जीवन है, आपस में मेल जोल रहता है, भाई बहनों की तरह रहते हैं, दोस्ती की तरह रहते हैं। दूसरा उल्लासपूर्ण सामूहिक नृत्य, जो सामूहिक नृत्य सब मिलकर के, औरतें और पुरुष और औरतें कह दो या सभी एक साथ मिलकर के जो नृत्य किया करते थे, बहुत ही उल्लासपूर्ण था, बहुत ही प्रशंसनीय था, बहुत ही खुश करने वाला
था। इसके अतिरिक्त यहाँ मुसहर यानी भुइयां और पूर्वी बंगाल के शरणार्थी भी यहाँ आकर बसे, यानी कहने के मुसहर यह भी एक जाति थी और कुछ शरणार्थी भी यहाँ आकर बसे थे। कहां से? पूर्वी बंगाल से। तो तीसरा पॉइंट हमने क्या बनाया? विभिन्न संस्कृतियों का संगम। विभिन्न संस्कृतियां कहां कहां की? एक तो थारू जाति आई जो बहुत सारी टोकरियां विभिन्न तरह कला की सजा की कुछ वस्तुएं बनाया करती थी, जो जिसमें हम लोग एक कह सकते हैं कि एक तो कुछ टोकरियां बना करके और अपने पति के लिए नववधु जो नई नई दुल्हन होती है उस टोकरी में खाना रख करके उसका पति खेत में भी काम करता तो उसके लिए भोजन ले जाने की परंपरा बहुत अच्छी थी। धांगड़ जाति को हम लोग कहेंगे 18वीं शताब्दी में नील की खेती करने के लिए नागपुर से लाया गया था, जिनका सामाजिक जीवन और सामूहिक नृत्य बहुत अच्छा बताया गया है। ठीक है, ये ध्यान आप लोगों को रखना होगा। और फिर मुसहर और पूरी बंगाल के शरणार्थी भी यहां आकर के बसे थे, ये भी आप लोगों को ध्यान में रखना है। नीले साहबों का आतंक, जो नील की खेती करवाने वाले थे ना, उन साहबों का आतंक और गांधी जी का आगमन चंपारण में। 19वीं सदी में अंग्रेज ठेकेदारों नीले साहबों यानी अंग्रेज ठेकेदारों क्या कहा गया? नीले साहबों कहा गया। यानी किसानों की तीन कटिया यानी प्रणाली थोप दी, यानी एक प्रणाली थी उसको थोप दिया गया, फालतू का होगा कोई, जिसके तहत हर 20 कट्टा में 3 कट्टा नील की खेती करना अनिवार्य। यानी कि उन्होंने क्या कहा? 3 कट्टिया क्या है? 3 कट्टिया, 3 देखो, हर 20 कट्टा में 3 कट्टा नील की खेती करना अनिवार्य। जिसके 20 कट्टा जमीन होगी, जहां पे 20 कट्टा कुछ उत्पाद होगा, उसमें 3 कट्टा नीली खेती करना, उसे 3 कटिया प्रणाली कहा गया। यानी कि जबरदस्ती थोपा गया अंग्रेज सरकार द्वारा, ये अंग्रेज ठेकेदारों द्वारा। जो किसान थे चंपारण में, उनमें एक 3 कट्टिया प्रणाली शुरू कर दी। उन्होंने कहा 20 कट्टा में 3 कट्टा तो आपको नील खेती करनी ही होगी। एमन जैसे अंग्रेज साहबों का क्षेत्र में भारी आतंक था। वे किसानों से बेगार कराते थे और उन पर अनेक अत्याचार, यानी कि ये जो नालायक एमन था, ये किसानों से बहुत सारा काम करवाता और उन्हें पीटता भी था, मारता भी था, बहुत ज्यादा अत्याचार भी करता था एमन नालायक। 1917 में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के चंपारण आने से इस आतंक का अंत हुआ और एक नए संघर्ष का विजय की गाथा लिखी गई। यानी कि 1917 में चंपारण में गांधी जी का प्रवेश और इन सभी समस्याओं का समाधान हो गया। आप ऐसे डायरेक्ट लिख सकते हैं अपनी भाषा में। एमन का याद रखने, नालायक एमन था, ठीक है, ये एमन था, ठीक है, ये ध्यान रखना। निष्कर्ष क्या है? विकास और भविष्य के नाम से मैंने ऐड कर दिया है। लेखक अंत में गंडक गाठी योजना और भैंसा लोटन यानी कि वाल्मीकि नगर, जिसे भैंसा लोटन जो नगर था उसका नाम वाल्मीकि नगर रखा गया, में बन रहे बराज यानी नहरों की चर्चा करते हैं। स्रोत आपको यानी कि इसका अंतिम भाग में मिल जाएगा, ये हटा देना, पाठ का अंतिम भाग है ये हटा देना, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया गया है, यानी कि पाठ के अंतिम भाग में ये मिल जाएगा आप लोगों को। वे गंडक नदी को एक ऐसी शक्ति के रूप में देखते हैं जो सदियों से चंचल रही है और अब आधुनिक अभियांत्रिक प्रयासों से इस क्षेत्र के जनजीवन में समृद्धि लाने का मार्ग प्रशस्त कर रही है। स्रोत पाठ का अंतिम भाग ये हटा देना बेटा, यानी कि पाठ का अंतिम पाठ से यह मैंने लिया गया था, तो इसको मैंने रखा था अपने को यानी कि मैं याद करने के लिए, और मैंने आप लोगों के लिए भी ये रख दिया है। कोई बात नहीं, इसको आप हटा दें, ये आपका काम का नहीं है, ठीक है। तो ये आप लोगों को ध्यान में रखना होगा, ये याद रखना। भैंसा लोटन जिसे वाल्मीकि नगर, नया बैराज, नई नहर, आपके लिए ब्रिज बनाया गया था। ये लेखक का संदेश क्या है? यह पाठ विकास के नाम पर प्रकृति के विनाश, जंगलों की कटाई के प्रति सचेत करता है और चंपारण की समृद्धि और सांस्कृतिक विरासत को संजोने पर बल देता है। अब आता हमारा मूल चैप्टर। अब मुझे एक बात बताइए ईमानदारी से, देखो एक बार मैं समझा देता हूं आप लोगों को, उसके बाद मैं आपसे बातें करता हूं। देखो यहां पे क्या है? ओ सदा निरह, ध्यान से सुनना, ओ सदा निरह, इसमें क्या है? पहला हमने बताया कि गंडक नदी का प्रकृति पर क्या प्रभाव पड़ता है। इनमें बताया गया गंडक नदी कैसी है? सदा निरह है, यानी कि हमेशा इसमें जल रहता है, जिसके कारण इसके आसपास बहुत सारे वन हैं, यानी कि जंगल के रूप में है। जब गंडक नदी में बाढ़ आया करती थी तो ज्यादा विनाशकारी नहीं हुआ करती थी। क्यों? क्योंकि वो पेड़ पौधे उन्हें रोक लिया करते थे, ठीक है। ये तो हो गया सबसे बड़ी बात। दूसरी बात हमने यहां बताया कि जो हम लोग कहें कि ऐतिहासिक परिदृश्य,
ऐतिहासिक परिदृश्य में हम लोगों ने बताया कि यहाँ पे दो राजा रहा करते थे कर्नाट वंश के, एक तो नान्यदेव, एक हरि सिंह, एक नान्यदेव और एक हरि सिंह। इन दोनों का राज्य था यहाँ पे, यहाँ का वैभव बहुत अच्छा था। लेकिन जब 1350 ईस्वी में नालायक आया, गयासुद्दीन तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक यहाँ पे आया, तो उन्होंने जंगलों की कटाई करके ही चंपारण में क्या किया, प्रवेश किया, जिसके कारण से हरि सिंह जी को कहां भागना पड़ गया, नेपाल भागना पड़ गया। ये बात ऐतिहासिक परिदृश्य की होगी। उसके बाद हम लोग चर्चा करें यहाँ की संस्कृति का वर्णन। यहाँ की संस्कृति का बहुत सारी संस्कृतियों का संगम था। जैसे यहाँ पे एक दो जातियों के नाम आए, एक तो थारू, एक धांगड़, एक धांगड़। यहाँ की गृह कला बहुत अच्छी थी। यहाँ की सबसे प्रसिद्ध क्या थी गृह कला में कि जो नववधु हुआ करती थी, वो अपने पति के लिए भोजन ले जाने के लिए अपने सर पर टोकरियां रख करके, यानी टोकरी रख करके उसमें खाना ले जाने की परंपरा बहुत अच्छी थी। धांगड़ जाति की हम लोग बात करें कि 18वीं सदी में ये इनको कहां से लाया गया था, नागपुर से लाया गया था। क्यों लाया गया था? नील की खेती करवाने के लिए, नील की खेती करवाने के लिए लाया गया था। इनका है ना, इनका एक तो सामाजिक जीवन, एक तो सामाजिक जीवन, एक सामूहिक नृत्य, एक सामूहिक नृत्य। ये बहुत ही उल्लासपूर्ण था, बहुत ही प्रसिद्ध था, बहुत खुश करने वाला था, ऐसा आप लोग कह सकते हैं। फिर सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण पाठ की हम लोग बात करें इस चैप्टर का, जो वो होता है हमारा एक तीन कटिया, नाम आया था ना, नाम भूल गया मैं भी, वो नालायक, तीन कटिया ये ना, हाँ तीन कटिया। इसका मतलब था कि 20 कट्टे जहां खेती हुआ करे, 3 कट्टे आपको नील खेती करनी पड़ेगी। ये आतंक था किसका? अंग्रेज ठेकेदारों का, जिसमें एमन का नाम अलग से रखना है कि एमन किसानों से बहुत ज्यादा कार्य करवाता था और उन्हें मारता पीटता, बहुत ज्यादा अत्याचार भी किया करता था। लेकिन इन सभी अत्याचारों का समाधान कैसे हुआ? 1917 ईस्वी में चंपारण में महात्मा गांधी जी का आगमन, लास्ट में निष्कर्ष में हमने ये क्या बताया कि लेखक ने इसमें बताया कि पेड़ों की अंधाधुंध कटाई पर रोक होनी चाहिए, ठीक है, जिससे हमें ऑक्सीजन की, और ये जो गंडक नदी, बहुत सारी नदियां हैं जिसमें बचाव होगा तो विनाशकारी नहीं होगी बाढ़ के कारण, और बहुत सारे जंगल भी होंगे जिसके कारण हमें बहुत सारी सुविधाएं प्राप्त हो सकती हैं। तो ऐसे कुछ अपने मन से आप लोग लिख देना। लेकिन ये जो चीजें मैंने लिखी है यहाँ पे, मोस्ट चीजें, ये तो आप लोगों को लिखना ही लिखना है, पॉइंट बना करके। देखो पॉइंट बनाना मत भूलना। गंडक नदी, ठीक है, ऐसे उसका प्राकृतिक ऐतिहासिक दृश्य हो गया, फिर संस्कृतियों का संगम हो गया, फिर अंग्रेजों का जबरदस्तीपूर्ण अत्याचार, ठीक है, ऐसे आप लोग लिखना है, फिर लास्ट में निष्कर्ष लिख देना। इस प्रकार से एक एक पॉइंट को अच्छे से बना करके कुछ मोस्ट, अब देखो मैंने इतनी सारी बातें आपको बताई, क्या मैंने पूरा लिखा? नहीं, लेकिन मोस्ट चीजें उसमें से मैंने निकाल ली है। निचोड़ जो होता है चैप्टर का वो मैंने निकाल लिया है। तो ये सब चीजें आप लोग सारांश में, और स्टार्ट कैसे करोगे सारांश में कि ओ सदा नीरा, गंडक नदी, लेखक जगदीश चंद्र माथुर जी द्वारा लिखा गया एक ललित निबंध है जो बोलते क्षण नामक निबंध से लिया गया है। इसमें गंडक नदी के आसपास या गंडक नदी के केंद्र में स्थित चंपारण क्षेत्र के प्रकृति, इतिहास और संस्कृति का वर्णन किया गया। ये चीजें लिखनी है आपको इस सारांश में। कैसे लिखोगे कि ओ सदा निरा बोलते क्षण नामक निबंध से लिया गया, जिसके लेखक कौन है? जगदीश चंद्र माथुर जी। इसमें गंडक नदी के केंद्र में स्थित चंपारण क्षेत्र किस का? प्रकृति का, इतिहास का और संस्कृति का सजीव चित्रण किया है, यानी आंखों देखा हाल का वर्णन किया है, यथार्थ वास्तविक वर्णन किया है। ऐसे लिख करके फिर एक दो पॉइंट, ये 3-4 पॉइंट तो बना ही देना बस, और ये मोस्ट बातें आप लिख देना। अब बताइए मुझे, अब आपको लगता है कि मैं सारांश नहीं लिख सकता? जो भी बच्चा आप लोगों के दिमाग में है कि सर मैं नहीं लिख सकता था, लेकिन अब मैं लिख सकता हूं। अब इस चीज को आप लोग, इस पीडीएफ को आप लोग नोट्स क्यों बनाओ यार? इस पीडीएफ को रखो ना अपने पास, अच्छे से रखो, और इसको आप लोग फेर लो, उसको घुमा लो बार बार में। अंकित चौरसिया, सूरज झा, बताओ बेटा, दोनों देख लेना इसको। आ गया समझ में? कर सकते हो?
सर आपने तो इजी बना दिया। हाँ बेटा, क्यों 1350 क्यों होगा, 1325 क्यों होगा? देख लेना भाई इसको एक बार। ये बच्ची ये कह रही है, क्या नाम है इसका, अर्पिता, किस 1325, 1350 25 है बेटा, हाँ 1325 है। ओके ओके, हाँ ये सही। हाँ, हम संसद ही नहीं है सच में। ये उतार कर जो जमा पर सच मत भैया, गयासुद्दीन तुगलक भाई, भाई देखो 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 भाई, प्लीज फालतू की कमेंट मत किया करो यार, इनको पढ़ने में बहुत समय लगता है। जो डाउट होता है वही किया करो। बहुत अच्छे बच्चे हो, सच में बताता हूँ। प्रत्येक टीचर कहता है 12th बिहार वाले बच्चे सच में यार बहुत अच्छे हैं पढ़ाई करने में। तो आप इस टैग को ना अपने अठवाओ मत किसी टीचर से, सच में आप बहुत अच्छे और अच्छे ही रहो। आप पॉइंट टू पॉइंट डाउट है वही लिखो, ठीक है? फालतू की बातें मत करो उसमें, क्योंकि टीचर जब पढ़ाता है ना तो उसको बहुत सारा समय लग जाता है उसमें, उन डाउट को सोल्व करने में। 10 की जगह 15 मिनट लग जाते हैं, क्या फायदा उससे? ठीक है, अब आ जाइए ओ सदानेरा मूल चैप्टर। आ जाओ बेटा। बिहार के उत्तर पश्चिम कोण में, यानी बिहार के उत्तर पश्चिम दिशा में चंपारण क्षेत्र की भूमि पुरानी भी है। यानी बिहार के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में कोण में, यानी कि उत्तर पश्चिम दिशा में चंपारण क्षेत्र की भूमि बहुत पुरानी है और नवीन भी है, पुरानी भी है और नई भी है। हिमालय की तलहटी में जंगलों की गोदी से उतारकर मानव मानव शैशव सुलभ अंगों और मुस्कान वाली धरती को ठुमक ठुमक कर चलना सिखा रहा है। कहने का मतलब क्या है? हिमालय की तलहटी से, यानी कि हिमालय का एक हिस्सा बताया गया है, जो जंगलों की गोदी से उतारकर, जो जंगलों की गोदी से उतारकर लोगों ने ठुमक ठुमक कर, यानी कि अपने मेहनती शरीर से, अपने मेहनती कार्य से ठुमक ठुमक कर उसे चलना सिखा दिया है, एक छोटे छोटे बच्चे की तरह। मानव यानी शैशव, यानी कि बच्चे की तरह, सुलभ अंगों से, यानी कि उसके छोटे छोटे नन्हे मुन्ने अंगों के द्वारा उस जंगल को अच्छे से एक धरती के रूप में, एक उपजाऊ धरती के रूप में बना दिया गया है। कहां से उतारकर? हिमालय की तलहटी। देखो, हिमालय की तलहटी में जंगलों की गोदी से उतार कर, हिमालय की तलहटी में जंगलों की गोदी से उतार करके, जैसे मानो मानव मानो जैसे सुलभ अंगों को, मुस्कान वाली धरती को ठुमक ठुमक कर चलना सिखा दिया है। कहने का मतलब क्या है? वहां उस जंगलों में, उस जंगलों से उतार करके उसमें नई नई खेती, नई नई पैदावार, बीच बीच में पलास, साल और अन्य जंगली वृक्षों की भटक जैसी पातें भी उगने लगी है। कहने का मतलब क्या है? हिमालय की तलहटी से मानव ने उन जंगलों को अपनी मेहनत से उपजाऊ खेती के रूप में बना दिया गया है। इसका अर्थ यही होता है और कुछ भी नहीं होता। जैसे कि लोग खेती कर रहे हैं ना, ऐसे ये हिमालय, हिमालय की तलहटियों से दूर दूर तक समतल की गई भूमि, दूर दूर तक भूमि को समतल कर दिया गया। भूमि ट्रैक्टर की आतुर उंगलियों ने मानो जिसे परिहत वसना, परिहत वसना क्या होता है? जिसके वस्त्र खींच लिए गए हों। जैसे कि कहने का मतलब क्या है? जंगलों की कटाई कर दी गई, तो अभी बताया गया जंगलों की कटाई कर दी गई तो निर्वस्त्र हो गई नदी, निर्वस्त्र हो गई जमीन। तो मैंने ये शब्दार्थ मैंने बताए थे आप लोग, लेकिन आप लोगों ने नहीं पढ़ा। अब मैं नहीं बताता तो कैसे याद होता? इसलिए कहता हूं प्लीज बेटा शब्दार्थ को सामने रखा करो, उनको पढ़ के आया करो। तो ट्रैक्टर की आतुर उंगलियों ने मानो जिसे परिहत वसना कर दिया है, तभी तो लाज से सिकुड़ी, यानी शर्म से सिकुड़ी भूमि। इन नदियों में जल ना मात्र का को रह गया है, बालू की डगरों से, बालू यानी मिट्टी की डगरों से, मिट्टी के डलों से के बीच खोई सी रह गई है। ये धाराएं जो कभी वनसिरी, यानी वनों से ढकी हुई, वनसिरी वनों से ढकी हुई, ढके वृक्ष स्तर से किलकिलती रहती। कहने का मतलब क्या है? जो ये नदी है, जो ये नदी थी गंडक नदी, अब इसके आसपास जो जंगल था उस जंगल को लोगों ने काट दिया है और समतल भूमि बना दिया है। कुछ लोगों ने व्यापार कर लिया, कुछ ने खेती कर लिया है। अब वो ऐसी हो गई ये नदी कि बिना वस्त्रों की है। अब उसमें हमें पानी नहीं दिखाई देता, हमें केवल क्या दिखाई देता है? केवल मिट्टी के डले होते, मिट्टी के ऐसे डले, आप नहीं जानते हो तो मिट्टी जब सूख जाती है तो ऐसे मोटे मोटे डले बन जाते पत्थर जैसे, है ना? ऐसे मिट्टी के डगले ही, ऐसे मिट्टी ही मिट्टी दिखाई देती है। ऐसे याद रखो, मिट्टी ही मिट्टी दिखाई देती है। अब उस नदी की तो केवल एक नहर, एक धारा सी नाम मात्र की दिखाई देती है। अब वे किलकती नहीं है, अब वो किलकती नहीं है, यानी बहती नहीं है लहरों की तरह।
या तो लाज से गड़ी निष्पंद सरकती रहती है, लाज से निष्पंद बिना किसी आवाज से अपने शर्म से, शर्म के मारे धीरे 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 खिसक जाती है, यानी धीरे धीरे बहती रहती है। या बरसात के दिनों में उन्मत्त योना, उन्मत्त योना क्या होती है? अलहड़ युवती, अलहड़ युवती, अलहड़ युवती क्या होती है? मनमोजी युवती जो किसी की बात नहीं मानती है। यानी बरसात के दिनों में उन्मत्त योना वीरांगनाओं की तरह प्रचंड नृत्य करती है, यानी कि अलहड़ युवती की तरह वो नृत्य करती है। कब? बरसात के दिनों में। जब बहुत तेज बरसात हो जाए तो वह गंडक नदी में बहुत सारा जल आ जाता है, फिर उसे कोई नहीं रोकने वाला, फिर वो चाहे किसी की भी जमीन हो, कहते हैं ना पानी अपने आप अपना रास्ता निकाल लेता है, तो अपने आप रास्ता निकाल लेती है। तो वह एक अलहड़ युवती की तरह, जो मनमोजी युवती है उसकी तरह नृत्य करने लगती है वह नदी। मशान एंड शमशान सिकराना पंडई बुझाएं फैला फैला कर उसी मानव के पौरुष को ललकारती है। अब अपनी बाहें फैला फैला कर उसी पुरुष को पुकारती है, ललकारती है कि आजा, अब कर ले, तू मेरा क्या कर सकता है। ऐसे बहती है ना, बहुत तेज प्रचंड रूप में बहने लग जाती है। कब? बरसात के दिनों में। जिसने उन्हें निर्वसन किया था, यानी कि जिसने उसे निर्वस्त्र किया था, उस नदी को, उस गंडक नदी को, अब वो उस पुरुष को पुकार रही है कि आजा, अब करो ना दो दो हाथ, अब मुझे रोक करके दिखाओ तुम। अब वो बोलती तो नहीं है, लेकिन प्रचंड जब विनाशकारी हो जाती है, जब पेड़ पौधों को, जब घरों को बहा ले जाती है, तो गुस्सा ही रहती है। क्योंकि पहले नहीं होता था ऐसा। लेखक तो कह रहे हैं ना, लेखक ने पहले ही कहा था कि संयम रहती थी, संयमित रूप से रहा करती थी। जब बाढ़ भी आया करती थी तो ज्यादा विनाशकारी नहीं हुआ करती, क्योंकि आसपास बहुत सारे पेड़ पौधे हुआ करते। क्योंकि नदी का संगम जल से होता है, जल के आसपास पेड़ पौधे होते हैं, तो वही दृश्य बहुत अच्छा लगता है और वहां कोई नुकसान भी नहीं होता। अब लोगों ने अपने भले के लिए, अपने मुनाफे के लिए, अपने फायदे के लिए पेड़ों को काट लिया गया है। कहने का मतलब क्या है मेरा यहां पे, कि लोगों ने अपने फायदे के लिए तो इसको क्या किया? नुकसान किया। अब इन्होंने, जब ये नदी आई बरसात में, भयंकर रूप से बाढ़ आई, तो इन सबको बहा ले गया। ये ललकार रही है कि आ जाओ, तुमने मुझे निर्वस्त्र किया था, तुमने मुझे समाप्त किया था ना, अब आके दिखाओ ना। सन 62 यानी सन 1962 की बाढ़ का दृश्य जिन्होंने देखा, उन्हें रामचरितमानस में कैकेयी के क्रोध रूपी नदी की बाढ़ की याद आ गई होगी। इन लेखक ने कहा है कि 1962 में जब बाढ़ आई थी, दृश्य किस किस ने देखा? आपने नहीं देखा, लेकिन लेखक ने देखा है। तो उन्होंने कहा कि रामचरितमानस में कैकेयी, भरत की माता जी, कि क्रोध रूपी नदी की बाढ़ याद आ गई। सिंहनी रूप ने कहा गया है, यानी कि जब कैकेयी बोलती थी ना, ऐसा लगता था कि सिंहनी ने बोला है, शेरनी ने बोला है। इन्होंने 14 साल का वनवास दिलाया था राम जी को, तो उन्होंने याद आ गई होगी जब ये नदी अपने विनाश का रूप में आई थी बरसात के दिनों में, जब 1962 में। लेकिन 2500 वर्ष पहले जब गौतम बुद्ध इन नदियों के किनारे किनारे पाटलिपुत्र से मल्हों, मौर्यों और शाक्यों को उपदेश देने जाया करते थे, यानी कि याद रखना 2500 साल पहले गौतम बुद्ध जी इन नदियों के किनारे किनारे जाते थे। वो किस किस को? पाटलिपुत्र से मल्हों, मौर्यों और शाक्यों को उपदेश देने जाया करते थे। यानी पाटलिपुत्र चलते वो कि नदियों के किनारे किनारे, और शाक्यों को, मौर्यों को, इनको क्या उपदेश देने जाया करते थे। तब ये नदियां संयमित थी। जब ये नदियां बिल्कुल संयमित थी, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती, आराम से बहती रहती थी। घना जंगल था, भयंकर जंगल था, और वृक्षों की जड़ों में पानी रुका रहता था। जब कुछ ज्यादा तेज बारिश भी आती तो वृक्षों की जड़ी थी ना, वो उस पानी को रोक लिया करते थे। बाढ़ आती थी पर इतनी प्रचंड नहीं थी। बाढ़ भी उस समय भी आया करती, लेकिन इतनी विनाशकारी नहीं हुआ करती, इतना तेज पानी का भाव नहीं होता था, क्योंकि बहुत सारे पेड़ पौधे हुआ करते, उनकी जड़ें उस पानी को रोक लिया करते थे। पिछले 600-700 साल में महावन, जो चंपारण से गंगा तक फैला हुआ था, जो चंपारण से गंगा तक फैला हुआ था, यानी 600-700 साल में महावन जो चंपारण से गंगा तक फैला हुआ था, कटता चला गया, ऐसे ही जैसे अनगिनत मूर्तियों का भंजन, भंजन यानी तोड़ना, टुकड़े हो गए, होता गया। वृक्ष की प्रकृति देवी, वनश्री की प्रतिमाएं हैं, वसुंधरा भोगी मानव, और धर्मा यानी कि धर्म का अंधा, धर्म हो गया अंधा, धर्मांध
मानव यानी कि एक ही सिक्के के दो पहलू है। कहने का मतलब क्या है, एक तो वसुंधरा भोगी मानव है, दूसरा धर्म में अंधा मानव है, वो दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू। बात तो सही है, कुछ लोग धर्म की आड़ में प्रकृति का नुकसान करते हैं, लोगों का नुकसान करते हैं, कुछ धरती मां को, वसुंधरा को भोग के रूप में उपयोग करते हैं। तो एक सिक्के के दो ही पहलू, कहते हैं ना कि किसी भी चीज का एक हानि और एक लाभ होता है। तो कुछ चीजें, कुछ लोग आज भी हम लोग बात करें कि किसी को भी भगवान बना देते हैं, कोई आप जैसे हम जैसे नालायक बनाते हैं, किसी को कुछ तुच्छ बना देते हैं। ये कौन बना देता है? हम। ये क्योंकि ये क्या होता है, एक सिक्के के दो पहलू होते हैं। कहने का मतलब क्या है कि यहां पर जो भी कुछ हो रहा है, लेखक ने अपने आंखों से देखा। इन बहुत सारी अनगिनत मूर्तियां थी, नदियों की, प्रकृति की, हाँ, देवी देवताओं, उन सबको खंडित करके इस मानव ने अपने भले के लिए इन सभी नदियों को तहस नहस कर दिया है, पेड़ों को काट दिया गया है। उस समय 2500 साल पहले गौतम बुद्ध पाटलिपुत्र से चल करके मल्हों, मौर्यों, साक्यों को उपदेश दिया करते थे। उस समय भी तो ये नदियां संयमित थी। क्या उस समय बाढ़ नहीं आया करती? क्या उस समय बारिश नहीं हुआ करती? आज तो कुछ ही बारिश नहीं होती है। पहले तो 24 आवर्स बारिश चलती ही रहती थी। तो पहले ज्यादा तो, अब से ज्यादा तो पहले बाढ़ आनी चाहिए, लेकिन पहले पेड़ पौधे हुआ करते। लोग क्या थे, लोभी नहीं थे। लोगों को बस केवल 2 वक्त की रोटी मिल जाती थी, वो संयम रहा करते। लेकिन आज के इंसान कैसा है, 50 रुपए महीने कमा रहे हैं तो कहीं मैं 100 कमाऊं अगले महीने, और वो फिर किसी का भी नुकसान कर सकता था। ऐसे लोग थे पहले। एक कहानी सुनी, यहां 12वीं सदी से लगभग 300 वर्ष तक कर्नाट वंश का राजा राज्य था। यानी कि याद रखना, 12वीं सदी से लगभग 300 साल यानी 1500 ईस्वी तक कर्नाट वंश का राज्य था। प्रथम राजा नान्यदेव, चालुक्य नरपति, सोमेश्वर पुत्र विक्रमादित्य के सेनापति, नेपाल और मिथिला की विजय यात्रा पर आए और फिर यहीं बस गए। ये याद रख लेना तुम लोग अपने हिसाब से। इस तरह सुदूर दक्षिण तक रक्त यानी खून और संस्कृति इस प्रदेश की निधि बने। कितने लोग इतिहास की इस कीमियाई प्रक्रिया क्या होता है, रासायनिक प्रक्रिया से परिचित हैं। कहने का मतलब क्या है, जो अपनी कहते हैं ना कि जो राजा आए कहां से, सुदूर दक्षिण से, उन्होंने खून और संस्कृति इस प्रदेश की खजाने बने, यानी खजाना लेकर आए, वो लूट कर लेके आए। कितने लोग इतिहास की इस कीमियाई प्रक्रिया से यानी इस रासायनिक प्रक्रिया से परिचित हैं। कर्नाट वंश के राजा हरि सिंह देव को 1325 ईस्वी में मुसलमान आक्रमण गयासुद्दीन तुगलक का मुकाबला करना पड़ा था, और बेचारा कहां चला गया था, नेपाल भागना पड़ गया था। विशाल आक्रमणकारी सेना जंगल के किनारे खड़ी थी। हरि सिंह देव का दुर्ग वन की गहराइयों में निश्चल छिपा हुआ था, बिना किसी छल के निश्चल होता है। वह घना वन मजबूत और मोटी प्राचीरों से अधिक दुर्भेद जान पड़ा। यानी कहने का मतलब क्या था, मोटी मोटी दीवारें थी, उसे कोई दुर्भेद यानी कोई भेद नहीं सकता था, कोई जंगल के उस महल के अंदर नहीं आ सकता, इतनी मोटी मोटी दीवारें थी। सुल्तान घोड़े से उतरा और तलवार से उसने एक विशाल विटप के तने पर आघात किया। यानी कि गयासुद्दीन तुगलक अपने घोड़े से उतरा और एक मोटे सारे पेड़ को अपनी तलवार से एक ही आघात से बेचारे तने को, तना होता है ना, ऐसे ये तना होता है, इसको ये होती है ना पेड़ी, इसको तना बोलते। तो उसने एक ही तलवार से, एक ही चोट से, एक ही वार से उसकी पूरे तने को काट दिया। उसके गिरते ही बिजली सी दौड़ गई। उसको गिरते ही, उस पेड़ को, बहुत बड़ा घना पेड़ था वो, उसको गिरते ही बिजली सी दौड़ गई लोगों में, उसके सैनिकों में, और हजारों तलवारें घने वन के वृक्षों पर टूट पड़ी। जैसे ही राजा गयासुद्दीन तुगलक एक पेड़ को अपने एक ही चोट से, एक ही तलवार के वार से काट दिया, तो सभी जो सैनिक थे गयासुद्दीन तुगलक के, सभी पेड़ों को काटना प्रारंभ कर दिया। देखते ही देखते जंगल के बीच राह खुलती चली गई। हरि सिंह देव का गढ़ अपना घोंसला खो बैठा और उन्हें नेपाल भाग जाना पड़ा। दुर्ग था, ऊंची ऊंची दीवार, अब कौन चढ़ेगा इतने, लेकिन जब पेड़ों को काट दिया गया तो अपने आप रास्ता बन गया था। तब से जंगल को कटने शुरू हुए, तो कटते ही आ रहे हैं, और तब से 1325 से लेकर के अब तक आज भी कटते ही आ रहे हैं। किसी खेत में मोटा सारा पेड़ है ना, इसको बेच दें 20,000 रुपए में आएंगे, और उसको काट देते हैं आजकल। ये नहीं देखते छाया भी देता है, ऑक्सीजन भी देता है, नहीं देते, लोगों को पता ही नहीं इस चीज के बारे में।
नीचे धरती उपजाऊ मिलती है, राशि राशि सस्यों की खान है, जहां बीज डालने भर की दरकारें। कहने का मतलब क्या है? सस्य यानी हरियाली। कहने का मतलब क्या है? जगह जगह पे आप बीज डालोगे हरियाली आएगी, और ट्रैक्टर चलाओ, जोत करो, और घने जंगलों की स्मृति में यानी याद में मानव पैदावार ललक उठती है। यूं चाहे 700 वर्ष पहले आक्रमणकारी की तलवार ने जंगी के द्वार खोले थे, अब तो हल और ट्रैक्टर ही धरती के खजाने को अनावृत, अनावृत क्या होता है? जो ढका हुआ उसे खोल देना, मतलब ढका हुआ नहीं है, जो आवृत नहीं है। कहने का मतलब क्या है? पहले तो क्या होता था? लेखक कह रहा है कि मुझे याद है कि पहले की बात याद करूं मैं, 700 साल पहले की मैं बात करता हूं, तो आक्रमणकारी तलवारों से जंगलों को खाली किया करते थे, पेड़ों को काटा करते। लेकिन आजकल तो ट्रैक्टर ही हो गए ऐसे जो पेड़ों को उखाड़ देते हैं। आजकल तो बहुत सारी मशीनें हो गई, ट्रैक्टर क्या बेचारे। इस धरती के निवासी भी प्राचीन और नवीन के मिश्रण है। प्राचीन समय के भी लोग थे और कुछ जन्म में भी लिया, नवीन भी थे। जान पड़ता है आदिकाल से आने जाने वालों का तांता बंधा रहता है। आदिकाल से, बहुत समय पहले से। तांता मतलब आते जाते रहते हैं। जंगल से छीनी की धरती को जोतने के लिए पुष्ट हाथ प्राय 12 से बाहर से आते रहे। पिछले 500-700 वर्ष में थारू और दागड़ जातियां यहां आकर बसी। कहने का मतलब क्या है? इस जंगल की खेती, जंगल को काट करके खेती वाली जमीन बनाया गया, उपजाऊ जमीन बनाया गया, और यहां से खेती करने के लिए बाहर से लोगों को बुलाया गया, जिसमें 2 जातियां मुख्य, थारू और धांगड़, जिसके बारे में पहले बता चुका हूं। थारुओं के उद्भव के विषय में अनेक मत हैं। उद्भव क्या होता है? जन्म। थारू जो जाति थी, थारू जाति के जो लोग थे, उनके जन्म के बारे में बहुत सारे मत हैं। वे लोग अपने को आदिवासी नहीं मानते, वे लोग अपने आप को आदिवासी नहीं मानते थे। थारू शब्द को थार राजस्थान से निकला माना, ऐसा माना जाता है कि थारू, थार राजस्थान में जैसलमेर, बाड़मेर, ये जो जिले हैं ना, वहां से माना जाता है इस जाति को। दांगड़ों को 18वीं शताब्दी के अंत में लाया गया। नील की खेती के सिलसिले में ये लोग दक्षिण बिहार के छोटा नागपुर पठार से लाए गए, जो मैं पहले बता चुका हूं। और वहां की आदिवासी जातियों ओराव, मुंडा, लोहार, ये भी जाते हैं आदिवासी, ओराव, मुंडा, लोहार इत्यादि के वंशज हैं धांगड़। धांगड़ शब्द का अर्थ ओराव भाषा में भाड़े का मजदूर हो। याद रखना, बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है। धांगड़ का अर्थ क्या होता है? ओराव भाषा में भाड़े का मजदूर। आप मजदूरी करवाते हैं किसी से भी, ऐसे। इनके लोकगीतों में 200 वर्ष पहले के उस महाप्रस्थान की कथा बिखरी पड़ी है, जब नील के खेतों पर काम करने के लिए अंग्रेज साहब और रामनगर के तत्कालीन क्या होता है? उस समय के, रामनगर के उस समय के राजा इन्हें यहां लाए थे, और उसके बाद वर्षों तक इन्हें लगभग गुलामी का जीवन बिताना पड़ा। इन दांगड़ जाति को 18वीं शताब्दी के लगभग लाया गया था नीले की खेती करने के लिए। और ऐसा माना जाता है कि ये जो धांगड़ जाति है, ऐसा कहा जाता है भाड़े के मजदूर है, तब से लाया गया। अब तक ये केवल भाड़े के मजदूर ही बने हुए हैं। जब ये खेती करते हैं तो कहते हैं ना कि पहले 600-700 यानी 200 वर्ष, सॉरी 600 नहीं, 200 वर्ष के लोकगीतों की भी याद दिला देते हैं। याद रखना, भाड़े का मजदूर। देखो नील की खेती, देखो नीले नीले फूल आ रहे हैं ना, ये देखो नीले नीले फूल आ रहे, इसलिए इसे नील की खेती कहा जाता है। देखो नीले, नीला। आपस में धांगड़ मिश्रित ओराव भाषा में बात करते हैं, यानी धांगड़ आपस में ओराव भाषा में बात करते हैं, और दूसरों से भोजपुरी और मधेसी में। और जब धांगड़ जाति आपस में लोग जो बातें करते हैं तो ओराव भाषा में करते हैं, दूसरी जातियों से बात करते हैं जब भोजपुरी और मधेसी में बात किया करते थे। दक्षिण बिहार के गया जिले से भुइयां लोग भी इसी तरह नील की खेती के लिए हिमालय की इस तलहटी में लाए गए, यानी कि भुइयां जाति के लोगों को भी हिमालय की तलहटी से लाया गया था। ये आदिवासी नहीं है भुइयां, संवृत यानी संवत है। मुशहर वर्ग यानी वर्ग, मुशहर वर्ग के अंग हैं ये भी। इन कर्मठ मजदूरों से नील कोठियों के साहब, यानी नीले कोठियों यानी अंग्रेज ठेकेदारों के दासों की तरह काम लेते थे, किंतु संपदा में भागी ये कभी न बन पाए, यानी जो भी प्राप्त हुआ उसमें कभी ये भागी नहीं बन पाए थे। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है, मुसहर वर्ग के बारे में बताया गया है।
आने वालों का तांता बंधा ही रहता, आने वालों के लोगों का तांता लाइन बंधी रहती है। आक्रमणकारियों से त्रस्त राजकुल के वंशज, आजीविका के खोजी आदिवासी और हरिजन मजदूर, उर्वरा भूमि से संपदा प्राप्त करने के अभिलाषी पंछाई जमींदार तथा वे गोरे साहब जिन्होंने ब्रिटिश साम्राज्य के इस अज्ञात से कोने में अपना निजी वैभवशाली साम्राज्य स्थापित कर रखा था। कहने का मतलब क्या है, आक्रमणकारियों से तरसते यानी दुखी थे राजकुल के वंश, आजीविका के लिए खोजी आदिवासी और हरिजन मजदूर आया करते थे वहां पे, उर्वरा भूमि यानी कि उपजाऊ भूमि से संपदा प्राप्त करने की इच्छा रखा करते थे वे लोग। लेकिन जमींदार और गोरे साहबों और ब्रिटिश साम्राज्य अपने आप में अपना खजाना भरा करते थे और इन्हें कुछ भी दिया नहीं करते थे, केवल इनसे मजदूरी कराया करते थे। बस इनको उतना ही मिलता कि 2 वक्त की रोटी ने अच्छे से भी नहीं मिल पाती, जीने के लिए खाना मिल जाया करता था इन लोगों को। सभी को आश्रय दिया इस भूमि ने, कहने का मतलब आश्रय सभी ने दिया, सभी को देश भूमि ने, लेकिन सभी को मालिक नहीं बनाया गया। मालिक केवल कौन रहे, गोरे साहब ही रहे हैं। पिछले 10-12 वर्षों में एक नया त्रस्त समुदाय यहां आया। पूर्वी बंगाल के शरणार्थी, चंपारण में शायद पहला प्रयास किया गया। पूर्वी बंगाल के शरणार्थियों को निश्चित योजना के अनुसार बसाने का था। थारुओं और दांगड़ों के बीच यह सस्य श्यामला क्या होता है, हरियाली से भरा हुआ भूमि उनकी भी दात्री बनी थी। बिछुड़ी माता के सुखद स्पर्श यानी जो माता बिछड़ जाती है उसके स्पर्श के साथ में स्मृति धान के खेतों में इन्हें मिली है। यानी कहने मतलब कि जब माता कोई सी बिछड़ जाती है तो मिल जाते हैं तो स्पर्श करते हैं ना, गले लगते हैं, वैसा भूमि से उनका लगाव था। और हिमालय की पद स्थली पर मानो गंगा सागर के चरणों उद्योग यानी चरणों में परिणाम करना। उंडेला इतिहास की उंगलियों से ऐसी वीणा पर थिरकी जिसकी हर झंकार से एक अलग स्मृति की प्रतिध्वनि है। कहने का मतलब क्या है, देखो भाई ये चीजें ऐसी हैं कि लेखक ने जैसा देखा, लेखक ने जैसा पढ़ा, लेखक वैसा ही यहाँ बता रहे, इसमें कोई भी काल्पनिक नहीं है। तो वो कहते हैं कि पूरी बंगाल बहुत सारे शरणार्थी आए, उन्होंने अन्न उगाया इस धरती माता से सबका संबंध होता है। जिस प्रकार से एक माता बिछड़ जाती है वापस मिल जाती है, ऐसे ही धान की खेती में सबका अपना अपना हिस्सा होता है, सबको वो गले लगाते, सबको अपने कहते हैं ना कि चरणों में नहीं हृदय से रखते। लेकिन जैसे मानो वो उसकी पद स्थली जो होती है, उसे पदों में जैसे गंगा सागर होता है, उसके चरणों में हम लोग जल चढ़ाते हैं, इस प्रकार से वैसे ही वह हमें अपनी उंगलियों पर वीणा की तरह हमें थरकाती रहती है। कहने मतलब अपने झंकार की तरह हमें रखती है, बड़े प्रेम से रखती है और हम भी ऐसे ही रहते हैं, ऐसा लेखक ने यहाँ पे बताया है। उस दिन चंपारण के एक सुदूर गांव में इस वीणा की विविध रागिनी सुनने को मिली, यानी बहुत सारी रागिनियां सुनने को मिली। थारुओं की अनुपम गृह कला, थारू जातियों की बहुत ही अनुपम बहुत ही सौंदर्य गृह कला थी। धांगड़ों का नर्तन, सामूहिक नृत्य धांगड़ जाति का, पूरी बंगाल के पुनर्वासित किसानों के करुण कीर्तन। यद्यपि मेरे अनुरोध पर एक देहाती प्रदर्शनी का आयोजन किया गया, यानी लेखक के अनुरोध पर एक देहाती प्रदर्शन किया गया, तथापि थारुओं की कला मूलतः उनकी दैनिक जीवन का अंग है। और थारुओं की जो कला है उनकी दैनिक जीवन का अंग है। ऐसे बहुत सारी एक वीणा के द्वारा बहुत सारे गीत गाए गए और ऐसा लेखक के अनुरोध पर एक देहाती प्रदर्शनी का आयोजन किया गया था उस समय। जिस पात्र में धान रखा जाता है, जिस पात्र में धान यानी कि अन्न रखा जाता है, वह सींग का बनाया जाता है। जिस पात्र में धान रखा, वह किसका बनाया जाता है, सींग का। आपने पहले देखा होगा, मैंने देखा है, आपने देखा होगा। कई तरह के रंगों और डिजाइनों के साथ है। सींग के रंग बिरंगी टोकरियों के किनारे सीप की झालर लगाई जाती, यानी अब भी आप लोग देखते हैं किसी भी शहर में बहुत सारी मार्केट बिकती रहती है। झोपड़ी में प्रकाश के लिए जो दीपक, एक आपको पता होगा चिमनी जिसे बोलते हैं, तेल डाल करके, पहले मिट्टी का तेल डाल करके चिमनी जलाया करते थे। आजकल जो जिस सब्जी होता है ना, उस तेल को डाल करके भी दीपक जला देते हैं। उसकी आकृति भी कलापूर्ण है। शिकारी और किसान के काम के लिए जो पदार्थ मूंज से बनाया जाता है, मूंज एक जोड़ी होती है, ठीक है, उनमें से सौंदर्य और उपयोगिता का अद्भुत मिश्रण दिख पड़ा। किंतु सबसे मनोहर था नववधु का एक अनोखा अलंकरण जो मात्र आभूषण ही नहीं है। यानी कि सबसे मनोहर जो था थारू जाति का, वो था एक नववधु के द्वारा किया गया कार्य। वो एक आभूषण नहीं था, वो बनाया नहीं गया था, वो अपने पतियों के लिए टोकरी बोलते हैं इसको, इस टोकरी को अपने सर पे रखकर उसके लिए खाना ले जाया करती थी खेत में जहां उसका पति कार्य किया करता था। हर पत्नी दोपहर का खाना लेकर पति के पास खेत में जाती थी। इस प्रकार से टोकरी होती है।
नववधु जब पहली बार इस कर्तव्य को निभाने जाती है, निभाने मतलब इस कार्य को पहली बार करने जाती है, तो अपने मस्तक पर एक सुंदर पीड़ा रखती है। एक पीड़ा होता है, पीड़ा जानते हो ना, चार ऐसे, ये पीड़ा, ये पीड़ा है, ऐसे चार इससे होते हैं ऐसे, ठीक है, और ऐसे ऐसे बनाया जाता है ये पीड़ा, ये पीड़ा है। ये इसके ऊपर एक टोकरी रखी जाती है जिसमें 3 लटें वेणियों की भांति लटकी रहती है। वेणियों की तरह 3 लटें ऐसे लटकी रहती हैं। हर लट में धवल सीपों और एक बीज विशेष के सफेद दाने पिरोए जाते हैं। ऐसे कला करती उनकी। पीढ़े के ऊपर सींक की कलापूर्ण टोकरी में भोजन रखा होता है। टोकरी को दोनों हाथों से संभाले जब लाज भरी, यानी लाज यानी शर्म भरी, सुहाग भरी वधु धीरे धीरे खेत की ओर अपने पग बढ़ाती, अपने पैरों को बढ़ाती है, तो सीप की वेणियां रजत कंकनों की तरह झंकृत हो उठती हैं। जब वो चलती है तो वो सीप की कनकनियां ना वो बजती रहती हैं, आवाज आती रहती है, और सारा गांव जान लेता है कि वधु अपने प्रियतम के लिए कलेवो यानी कि दोपहर का खाना जिसे बोलते हैं कराने जा रही है। अब देखो भाई, आपको है ना एक बात और बता दूं, मैं एक चीज बता दूं मैं आपको पहले ही। देखो, आप सोचते हो कि मुझे एक आपके दिमाग में रहता है प्रत्येक बच्चे के कि मुझे एक एक लाइन याद रहे। देखो बेटा, एक एक लाइन किसी को याद नहीं रहती, किसी को भी याद नहीं रहती, किसी को भी याद, लेकिन हाँ उसका सार, उसका निचोड़, उसका सारांश, सारांश प्लस में कुछ बातें, कुछ चीजें जिसे कहते हैं, कुछ चीजें चैप्टर की याद रहती है, तो बच्चा प्रत्येक चैप्टर के क्वेश्चन आंसर आराम से कर ले। तुम सोचो कि पूरा चैप्टर मेरे दिमाग में घुस जाए, प्रत्येक चैप्टर का अर्थ मेरे दिमाग में घुस जाए, प्रत्येक चैप्टर के शब्दों के अर्थ मेरे दिमाग में आ जाए, इम्पॉसिबल है। जो बच्चा 100 में 100 नंबर लाता है उसको भी दिमाग में नहीं रहता है। तुम सोचो कि मेरे दिमाग में रह जाए, क्योंकि प्रत्येक शब्द का अर्थ आपको ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। जितने क्वेश्चन मैं कर रहा हूं, जो सार मैंने करवाया है, कुछ बातें जो मैंने बताई, कुछ ऐसे नहीं है सभी को सारी चीजें याद रहती हैं। क्वेश्चंस जो मैं करवाऊं वो ध्यान रखना, सारांश जो मैं करवाऊं वो, और कुछ चैप्टर की बातें आपको ध्यान में, तो आप आराम से कर लेंगे। अब देखना, बहुत सारे बच्चे के डाउट्स देखना, अब आप देखना, बड़ा मजादार, मजा लो, बस फिर अपने आप बोले हो गया। खुश रहना की जान, सारांश दर्द हो रहा, तो ये नहीं होगा। अब बताइए कैसा रहा आज का सेशन, बता दो भाई कैसा रहा। सारांश, पूरा चैप्टर एक एक शब्दों के अर्थ में मत घुसना, पढ़ लो, एक बार रीडिंग मार लो। देखो, सारांश आपको अच्छे से याद होना चाहिए, सारांश अच्छा होना चाहिए। कुमकुम, मिस्टिक, श्रुति, मुरारी, अंकित चौरसिया, सर मेरा डाउट, मानसी क्या है डाउट आपका, नहीं आया बेटा यहाँ पे, ऐसा स्वस्थ रहना। लेकिन इस चैप्टर की पूरी पीडीएफ मैं आपको दे रहा हूँ, एक बार आप पढ़ के आना उसे, प्लीज एक बार पढ़ के आना, फिर नेक्स्ट डे हम इसको पूरा करने को